Hi students, how are you? All good? Fine. Let's start. In the previous session we had seen monetary policies. There were different instruments of monetary policies divided into two parts, quantitative measures and qualitative measures. We had seen a portion of quantitative measures. In that we had seen first 3 points only: bank rate, repo rate, reverse repo rate, and stabilization under emergency situation. Fine. Now we proceed ahead with point number 4. Okay. Point number 4 on your screen, cash reserve ratio. सर ये तो कहीं सुना हुआ लगता है. हाँ सुना है ना. जब हम क्रेडिट क्रिएशन कंसेप्ट पढ़ रहे थे तब हमने देखा था इसको. CRR and SLR, summation of CRR and SLR gave you LRR. In short, legal reserve ratio was equal to cash reserve ratio plus statutory liquidity ratio. ठीक है, फाइन. तो तब मैंने बोला था आपको कि इसको हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे. तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जब हम कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो दोनों को ही इस लेक्चर में कवर करेंगे. चलिए तो शुरू करते हैं कैश रिजर्व रेशियो से. कैश रिजर्व रेशियो क्या है? तो आउट ऑफ टोटल डिपॉजिट्स विच द बैंक रिसीव्स, इट हैज टू कीप सर्टेन अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ कैश टू फैसिलिटेट टाइमली withdrawals and payment to its customers. जैसा कि हमने देखा था कि एक कस्टमर आया, उसने आज पैसा जमा किया, कल आके उसको ये पैसा विड्रॉ करना है तो बैंक मना नहीं कर सकती, उसको ये पैसा विड्रॉ करने देना चाहिए क्योंकि उसी का पैसा है. बट बैंक शुड बी इन अ पोजिशन टू मेक पेमेंट टू दैट कस्टमर ऑन दैट डे इटसेल्फ एट दैट टाइम इटसेल्फ. सो बैंक शुड बी रेडी फॉर इट. एंड बैंक को वो रेडीनेस कैसे मिलेगी जब उसके पास वो कैश होगा. तो कितना कैश रखने का, कितना नहीं, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ डिपॉजिट्स आएंगे, हर रोज कुछ ना कुछ विड्रॉल्स होंगे. तो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स दे कीप सर्टेन अमाउंट विद देम, बट दैट इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑल द टाइम. इट विल सर्व ऑल द पर्पस, ऐसा जरूरी नहीं है. सो बैंक जो रखना चाहे वो, बट आरबीआई का एक रिकमेंडेशन होता है कि बैंक्स, विच बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स को इतना अमाउंट अपने पास कम से कम रखना पड़ेगा. दैट अमाउंट शुड बी kept aside as cash reserves and the rate at which such amount is kept aside is known as the cash reserve ratio. ठीक है, चलिए देखते हैं ऑन योर स्क्रीन. All commercial banks keep certain minimum cash reserves with RBI. The rate at which such reserves are kept with RBI is the CRR, that is cash reserve ratio. Initially, CRR was decided to be 5% of demand deposits and 2% of time deposits. Okay. ये दो अलग अलग डिपॉजिट्स सबसे पहले तो आ गई. उसमें डिमांड डिपॉजिट का क्या मतलब होता है? Whenever you demand, you will be able to withdraw these deposits. तो ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसमें को कितने भी प्रकार के ट्रांजैक्शन आप कर सकते थे? यस, करंट अकाउंट, दैट इज डिमांड डिपॉजिट. इवन सेविंग्स अकाउंट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ डिमांड डिपॉजिट ओनली इन अ वे, बिकॉज इन सेविंग्स अकाउंट ऑल्सो whenever you demand you are able to withdraw it, बट उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते थे. एंड 2% of what? Time deposit. So what do you mean by time deposit? Those deposits which are fixed for a specific period of time. कौन सी डिपॉजिट थी ये? फिक्स्ड डिपॉजिट्स थे. ठीक है. सो पहले इनिशियली जब CRR नया नया आरबीआई ने सोचा था कि इतना पैसा कैश में साइड में रखना मांगता है हर कमर्शियल बैंक्स को, तो वो कितना था? 5% ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स एंड 2% ऑफ टाइम डिपॉजिट.
Demand deposit means basically the current account and up to a certain extent savings account, and 2% of time deposit matlab fixed deposit account. But then at later stages, that is since 1962, on your screen, CRR is variable between 3% to 15% of total deposits, which means आप CRR का रेंज कितना रख सकते हैं? मिनिमम 3%, मैक्सिमम 15%, और यही रेंज रहा है अब तक since what 1962 as decided by RBI itself. So cash reserve ratio अब डिमांड डिपॉजिट पे अलग, टाइम डिपॉजिट पे अलग ऐसा नहीं है, टोटल डिपॉजिट्स पे ही वो एक फिक्स्ड परसेंटेज लागू होगा, और वो फिक्स परसेंटेज के वेरिएशंस क्या क्या पॉसिबल होंगे? मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 15, इसके बीच में ही वो घूमता रहेगा, टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है, ठीक है, फाइन. ऑन योर स्क्रीन, CRR fulfills the need of comfortable amount of cash reserves with the banking system. Comfortable मतलब कमर्शियल बैंक्स को कभी कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, उनके कस्टमर्स को डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, वैसा ये रेशियो RBI बना के देगी. CRR ये मिनिमम नीड ऑफ कैश को अश्योर करेगा, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, ठीक है, फाइन. उसके बाद इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि सिंस इट इज एन इंस्ट्रूमेंट वी हैव टू यूज दिस इंस्ट्रूमेंट इन एडवर्स टाइम्स एज वेल एज इन फेवरेबल टाइम्स. सो लेट अस टेक टू सिचुएशंस. पहला तो पर्टिकुलर्स का कॉलम है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होंगी. एक सिचुएशन में हमने माना है CRR इज 10% और दूसरी सिचुएशन में हमने माना है CRR इज 5%. प्राइमरी डिपॉजिट दोनों ही केसेस में कितनी मानी गई है? 100 करोड़ ईच. कैश रिजर्व्स 10% वाले केस में 100 का 10% कितना होगा? 10. तो लोन्स एंड एडवांसेस के लिए कितना बचेगा? 90 करोड़. और जब CRR हमने 5% अज्यूम किया है तो 100 का 5% कितना होगा? 5. तो लोन्स एंड एडवांसेस के तौर पे कितना अवेलेबल होगा? 95 करोड़. फाइन. अब कौन सी सिचुएशन में हम क्या CRR में चेंज लाएंगे उसकी मैकेनिज्म को भी हम समझ लेते हैं. सो मैकेनिज्म में दो सिचुएशन, वन इज इन्फ्लेशन एंड द अदर इज डिप्रेशन. सो खाली सोचो, बेसिक इन्फ्लेशन जब होता है तो मार्केट में लोगों के पास पैसा जरूरत से ज्यादा घूम ही रहा है, प्राइस बहुत ज्यादा है, तो हमें ये कैश रिजर्व रेशियो का उपयोग करके इस प्राइस को जो आसमान छू रही है उसको नीचे लाना है, ये हमारा टारगेट है. तो हम कैश रिजर्व रेशियो का क्या करेंगे? उसको बढ़ाएंगे कि उसको कम करेंगे? ऊपर वाले टेबल से थोड़ा आइडिया लो पहले. कैश रिजर्व रेशियो जब 10% था तो लोन्स एंड एडवांसेस वर हाउ मच? 90 करोड़. And when cash reserve ratio was 5%, loans and advances was how much? 95 crores, which clearly shows that CRR rises, loans and advances goes down. तो इन्फ्लेशन के टाइम पे हम एग्जैक्टली वैसा करेंगे. CRR will rise because we want that amount available with commercial banks to be given to the public in the form of loans and advances should go down. loans and advances नीचे गए तो पब्लिक के पास जो मनी सप्लाई था वो कम हो गया, उनका परचेजिंग पावर कम हो गया, उनकी डिमांड कम हो गई फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एंड अल्टीमेटली द प्राइसेस विल आल्सो गो डाउन. तो हमें कब चाहिए कि प्राइस नीचे जाए? ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन. ओके, फाइन. देन वी गो ऑन टू सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन. अब आप सोचेंगे वो तो उसका उल्टा ही होगा ना. होगा वही, लेकिन लॉजिकली सोचो. कैश रिजर्व रेशियो अगर हम कम करेंगे तो कमर्शियल बैंक्स को कैश कम साइड में रखना है,
मतलब लोन्स एंड एडवांसेस वो ज्यादा दे पाएंगे पब्लिक को. So the amount available with the commercial banks for loans and advances will rise, money supply will rise, purchasing power will rise, demand of goods and services will rise, and ultimately the prices will also rise. So when do we want the prices to rise? During times of depression. क्योंकि डिप्रेशन में मार्केट में मंदी थी, ट्रांजैक्शंस हो ही नहीं रहे थे. Now with this entire flow of channel, we will see that money will pump in the market and it will bring a rise in money supply, rise in purchasing power, rise in demand for goods and services, and rise in prices. Okay, understood the whole mechanism? Fine. Now we proceed ahead. दूसरा रेशियो अपना तुरंत है, CRR के बाद SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. चलिए, तो ये क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड. Apart from and in addition to CRR, apart from and in addition to CRR, मतलब CRR तो है ही, over and above that, apart from that, we have to maintain one more ratio, one more reserve, that is nothing but statutory liquidity ratio. लिखा है आगे देखो on your screen. All commercial banks have to maintain equal to and not less than 25% of their total deposits in the form of cash, gold, and unencumbered approved securities. Sir, it is going very heavy. So let us break this into parts. All commercial banks, तो सीधी सी बात है, commercial banks को ही ये रेशियो साइड में रखना था. They have to maintain how much? Equal to and not less than 25%. मतलब 25% तो है, equal to and not less than, which means more होगा तो चलेगा, less नहीं होना चाहिए. So 25% कम से कम, क्या बोला मैं? 25% कम से कम अमाउंट हमें रखना पड़ेगा साइड में इन द फॉर्म ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. अब ये कौन से फॉर्म में होगा? देखो लिखा है 25%, sorry, all commercial banks have to maintain equal to and not less than 25%. लेकिन ये 25% of what? Of the total deposits. तो CRR भी टोटल डिपॉजिट पे ही था ना, वैसे ये SLR भी टोटल डिपॉजिट पे ही है. लेकिन कौन से फॉर्म में होना चाहिए? या तो हार्ड कैश में होना चाहिए, करेंसी नोट्स, रोकड़ा, ओके, और गोल्ड, ज्वेलरी. ज्वेलरी चलेगा? ज्वेलरी नॉर्मली कमर्शियल बैंक्स नहीं रखते ना. ज्वेलरी इज मेंटेन्ड बाय फैमिलीज, इंडिविजुअल्स. इनके पास जो गोल्ड होता है वो कौन सा होता है? गोल्ड कॉइन्स, प्योर गोल्ड होता है. एंड अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज. सो दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू, unencumbered. What do you mean by unencumbered? Means free from all defects, free from all liabilities, free from all debts. मतलब समझो, आप जिस मकान में रह रहे हैं ना, आप मतलब अमीर लोग, आपका मकान आपके नाम पे है, उस पे कोई लोन नहीं चल रही है. सो योर हाउस इज unencumbered, free from any liability, free from any loan. आपका मकान आपके नाम पे है, दस्तावेज आपके पास है. अब हम जैसे गरीब लोगों की बात करते हैं, तो हम जिस मकान में रह रहे वो मकान बेटा लोन पे है. अफसोस की बात है, बट लोन पे है. और मेरे मकान का दस्तावेज पता है किसके पास है? बैंक के पास है, क्योंकि मेरा घर वहां गिरवी पड़ा हुआ है. सो माई हाउस इज नॉट फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, माई हाउस इज नॉट फ्री फ्रॉम लायबिलिटी, माई हाउस इज नॉट फ्री फ्रॉम एनी डेट. इस पे डेट है, उधारी है. सो मेरा घर क्या है? एनकम्बर्ड है, और आपका घर क्या है? अनएनकम्बर्ड है. सो अनएनकम्बर्ड मतलब क्या? फ्री फ्रॉम एनी लायबिलिटीज. ओके, तो वो वर्ड क्लियर हुआ. अब यहाँ पे
कमर्शियल बैंक्स को घर अनएनकम्बर नहीं करवाना। अनएनकम्बर्ड क्या लिखा है? अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। हु विल अप्रूव दिस सिक्योरिटीज? RBI. And securities means what? Bonds, debentures, shares, etc. But it should be approved by the Reserve Bank of India. Okay, so statutory liquidity ratio is over and above cash reserve ratio, and it is how much? 25% of total deposits. This should be maintained in three forms: cash, gold or unencumbered approved securities. ठीक है, फाइन। अब इस सिचुएशन को समझाने के लिए मैंने एक फोटो नीचे आपकी स्क्रीन पे रखा है। अमेजिंग। शाहरुख खान, अनुष्का, विराट कोहली इज बेटर हाफ। बेटर हाफ या वर्स हाफ वो तो विराट ही बता पाएगा। एंड कटरीना कैफ, अपने सलमान भाई की एक्स गर्लफ्रेंड। खैर, ये मूवी आपको याद है, जब तक है जहां। उस मूवी में ये तीनों ने साथ में काम किया था। तो शाहरुख खान को हम यहां क्या मान रहे हैं? कमर्शियल बैंक्स। जब तक है जहां, उसके साथ क्या है? CRR। CRR अकेला होगा चलेगा? सॉरी, अकेली होगी चलेगी? नहीं, CRR तो है ही। ओवर एंड अबाउ दैट, जब तक है जहां, हमारे पास क्या होना चाहिए? SLR भी, which means commercial banks till its lifetime should have CRR also and SLR also with itself. दोनों को मेंटेन करके रखना है। तो 10% CRR हमने अगर अज्यूम किया और 25% हमने इसको अज्यूम किया, तो टोटल कितना आ जाएगा? 35% उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये तो पिक्चर फॉर्म में हो गया, अब उसको हम एक टेबल फॉर्म में भी देख लेते हैं। फाइन। सो आपके सामने एक टेबल आया है स्क्रीन पे। CRR इन बोथ द केसेस इज अज्यूम टू बी 10%, क्योंकि हमारा मुद्दा कौन सा है यहाँ पे? SLR. सो SLR इज 25% अंडर सिचुएशन 1 एंड SLR इज 30% अंडर सिचुएशन 2. Primary deposits or total deposits in both the cases are assumed to be 100 crores. Cash reserves 10 crores each. So the balance is how much? 90 crores each. अब जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है, ठीक है, वो कितना हमने लिया है? देखो, 25 crores। 25% ऑफ क्या था? यस, टोटल डिपॉजिट, दैट इज प्राइमरी डिपॉजिट। तो 100 का 25% कितना होगा? 25 crores। सो ऐसा मत सोचना 100 minus 10 90, तो 90 का 25% हम लेंगे 22.5। नो, दिस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व इज ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स दैट अ बैंक रिसीव्स। सो ये 25% किसका है? 100 crores का है। तो अब बैंक के पास लोन्स एंड एडवांसेस के तौर पे कितना देने को बचा? 65 crores। ओके, अंडर सिचुएशन 2 सेम, 100 minus 10 will give you 90, but this time SLR is assumed to be how much? 30%. सिचुएशन 1 में कितना था? 25%। सिचुएशन 2 में कितना है? 30%। तो ये 30% किसका आएगा वापस? 100 का आएगा। तो 100 का 30% इज 30 crores। तो 90 minus 30, that is 60 crores is the loans and advances available when the SLR rises to 30%. Now we understand the mechanism कि आप इन्फ्लेशन में और डिप्रेशन में इसका क्या करेंगे। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये सेम होगा ना, इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बढ़ते ही अमाउंट विद कमर्शियल बैंक्स फॉर लोन्स और एडवांसेस विल गो डाउन, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स को अपने पास पैसा ज्यादा रखना पड़ेगा, तो पब्लिक को लोन्स और एडवांसेस वो लोग कम दे पाएंगे, और इसीलिए पब्लिक के पास मनी सप्लाई कम होगा, परचेजिंग पावर कम होगा, डिमांड कम होगा एंड अल्टीमेटली प्राइस कम होगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड डिप्रेशन है, तो उसमें हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का क्या करेंगे? कम करेंगे, जिससे अमाउंट विद कमर्शियल बैंक्स फॉर लोन्स एंड एडवांसेस विल राइज, मनी सप्लाई विल राइज, परचेजिंग पावर विल राइज, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल राइज,
प्राइसेस विल राइज। हमें कब चाहिए कि प्राइस राइज हो? ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ डिप्रेशन। ओके, जैसे इन्फ्लेशन के टाइम पे हमें प्राइस कम करना था, वैसे डिप्रेशन के टाइम पे हमें प्राइस बढ़ाना है। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इंस्ट्रूमेंट से हम इसको ऐसे अचीव कर सकते हैं। ओके, फाइन। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, open market means here market is open for all. So ऐसा मत समझना कि खाली गवर्नमेंट ही ट्रांजैक्शन करेगी या खाली पब्लिक ही ट्रांजैक्शन करेगी, दोनों एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे, बिकॉज दिस मार्केट ऑपरेशन इज एब्सोल्युटली ओपन। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। आपकी स्क्रीन पे इट रेफर्स टू द सेल ऑफ और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स बाय द आरबीआई in the open market. This instrument was not used in India prior to 1991. 1991 and onwards, this concept has come into existence. 1991 में ऐसा क्या हुआ था? Yes, the new industrial policy, LPG, भूल गए? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना? अबे नहीं रे, LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1991 में। और वही टाइम पे काफ़ी सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। उसके तहत एक और रिफॉर्म आरबीआई ने तब से स्टार्ट किया था, और वो ये था कि आरबीआई इज गोइंग टू डील एट टाइम्स विथ द जनरल पब्लिक। अब कब, कहां, कैसे, क्या डील होगा वो हम देखने जा रहे हैं। सो एक तरफ है आरबीआई, दूसरी तरफ है जनरल पब्लिक। मान लो मार्केट में क्या चल रहा है? फॉग नहीं होए, इन्फ्लेशन चल रहा है। तो आरबीआई क्या करेगा? इट विल सेल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सेल ऑफ सिक्योरिटीज विल टेक प्लेस फ्रॉम आरबीआई टू द जनरल पब्लिक। ओके, अब आरबीआई टू जनरल पब्लिक बॉन्ड्स अगर बेचेंगे, बेच रहे हैं, गिफ्ट में नहीं दे रहे, तो बदले में पब्लिक को क्या देना पड़ेगा? पैसा। ध्यान रहे, इन्फ्लेशन के टाइम पे पब्लिक के पास पैसा बहुत ज्यादा था, उस पैसे को कम करना था, तो आरबीआई ने क्या किया? तुरंत एक मार्केट में सिक्योरिटी को फ्लोट कर दिया और बोले इसको खरीद लो। और पब्लिक तो बेताब है ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए जो आपको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेगा और आपका पैसा भी एकदम सेफ होगा। तो पब्लिक तुरंत टूट पड़ेगी टू बाय दीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स, दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो इट विल पे मनी। पब्लिक के पास से पैसा किसके पास आ गया? आरबीआई के पास आ गया। तो ऑटोमेटिकली द मनी विद द पब्लिक हैज गॉन डाउन, मनी सप्लाई गोज down, purchasing power goes down, demand of goods and services goes down, so the prices will also go down. हमें यही चाहिए था ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन इज डिप्रेशन। तो उस टाइम पे इसकी पूरी उल्टी मूवमेंट होगी ना। तो उस टाइम पे क्या होगा? आरबीआई विल परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सोल्ड अर्लियर टू द पब्लिक। Now it will buy this from the public. अब पब्लिक उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देगी, तो बदले में आरबीआई को भी पब्लिक को कुछ देना पड़ेगा ना। क्या देना पड़ेगा? पैसा। और डिप्रेशन के टाइम पे ध्यान रहे पब्लिक के पास पैसा कम था, तो अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचने के बाद पब्लिक के पास पैसा बढ़ गया। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट the economy will come out of the clutches of depression, because now people have money. Money supply with the public will rise. Money supply with the public will rise. Purchasing power will rise. Demand will rise. Price will rise. And when do we want the prices to rise? During times of depression. ठीक है? This was a simple concept relatively. ठीक है, चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम देखने जा रहे हैं, स्टेरिलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकाउंट्स अगेंस्ट डिमांड एंड सप्लाई शॉक्स
ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब ये 7th पॉइंट है अपना क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का, लेकिन बाजू में मैंने क्या लिखा है, ए लिखा है, 7A, क्योंकि दो सिचुएशंस है इस पॉइंट में जो मुझे बारी बारी समझानी है। तो पहली सिचुएशन हम देखते हैं। फर्स्ट सिचुएशन इज एक्सपोर्ट सिचुएशन। अब यहां पे हमें यह समझना चाहिए कि आरबीआई विल बी एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी। आरबीआई will be acting as an intermediary between the importer or exporter, okay, between the importer and exporter, मतलब हम या तो इंपोर्ट करेंगे या तो एक्सपोर्ट करेंगे, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर की दुनिया, इंडिया के अलावा जितने भी कंट्रीज हैं वो सब, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में हम समझते हैं। 3 पार्टीज इन्वॉल्व है इसमें, ध्यान रखना। पहला तो आरबीआई, वो तो हर जगह होता है। दूसरा हम लोग, हम भी हर जगह हैं। तीसरा आएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 3 पार्टीज हैं यहां पे, कितनी? 3। आरबीआई, जनरल पब्लिक दैट इज इंडियन सिटीजन्स, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और हमारी सिचुएशन कौन सी है? एक्सपोर्ट सिचुएशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल पब्लिक इज गोइंग टू डू व्हाट? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स वी सेल गुड्स टू अदर नेशन। हमने गुड्स दिए तो बदले में हमें क्या मिलना चाहिए? पैसा। क्या वो पैसा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपको डायरेक्टली रुपीस के फॉर्म में दे पाएगा? नो। उनके पास उनकी करेंसी होगी, तो वो अपनी करेंसी किसको देंगे? अपनी बैंक को, आरबीआई को। सो आरबीआई के पास क्या आएगा? इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर्स, पाउंड्स, येन, जो भी कह लो, वो आरबीआई के पास आएगा। आरबीआई इसे रुपीस में कन्वर्ट करके हमको देगा। ओके, सिचुएशन इज क्लियर। लेट अस सी इट अगेन। हम पहले एक्सपोर्ट करेंगे टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल मेक पेमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर करेंसी। उनकी करेंसी हम लेके क्या करेंगे? हमें तो रुपीस चाहिए, तो हमने बीच में किसको रख दिया? आरबीआई को। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हमने क्या बोला? गो एंड मेक पेमेंट टू माई बैंक दैट इज आरबीआई, एंड आरबीआई विल कन्वर्ट दिस इनटू रुपीस एंड गिव इट टू अस। ओके, यहां तक सिचुएशन क्लियर है। इसके बाद जरा आरबीआई के नजरिए से देखो। आरबीआई के पास क्या आया? फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी, और उन्होंने दिया क्या? रुपीस। एक टाइम पे उसके पास फॉरेन करेंसी और रुपीस दोनों सेम थे। अब फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया और रुपीस कम हो गया, तो डोंट यू थिंक नाउ देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन द टू? सो हुआ क्या? आरबीआई के पास देखो फॉरेन एक्सचेंज का वजन बढ़ गया और रुपीस कम हो गए, क्योंकि रुपीस आपको दे दिए, फॉरेन एक्सचेंज खुद लेके बैठ गया। आरबीआई ऑलवेज हैज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन बोथ डोमेस्टिक करेंसी एंड फॉरेन करेंसी। वो बैलेंस नहीं होगा ना तो मजा नहीं आएगा, और अपने करेंसी की वैल्यू स्टेबल नहीं रहेगी। तो अब इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए आरबीआई क्या करेगा? उसे तो कैसे भी करके डॉलर और रुपीस को सेम लेवल पे लेके आना है। अब डॉलर आ गए हैं, ये डॉलर को हम जबरदस्ती मार्केट में बेच नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? हमारा कंट्रोल किस पे है? अपनी पब्लिक पे तो कंट्रोल है ना। तो आरबीआई विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक, एंड इन रिटर्न पब्लिक विल पे व्हाट? रुपीस। तो एक टाइम पे जो मेरा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया था और रुपीस कम हो गया था, अब आपको सिक्योरिटीज बेचने के बाद वो रुपीस का लेवल वापस नॉर्मल पे आ गया। सो नाउ देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द डॉलर एंड द रुपीस ऑन योर स्क्रीन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ डॉलर एंड रुपीस आर द सेम। ठीक है, अंडरस्टूड द होल सिचुएशन। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। एक्सपोर्ट सिचुएशन है तो उसमें पब्लिक ने पहले क्या किया? एक्सपोर्ट। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने फॉरेन करेंसी किसको दिया? आरबीआई को। आरबीआई ने इसको रुपीस में कन्वर्ट करके किसको दिया? जनरल पब्लिक को।
तो इसके कारण आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया और रुपी कम हो गया। अब इसका रेक्टिफिकेशन करने के लिए आरबीआई ने सिक्योरिटीज पब्लिक को बेची, पब्लिक ने बदले में क्या दिया, रुपीस। तो जो रुपीस आरबीआई के पास कम हो गया था, पब्लिक के पास चला गया था, वो पब्लिक के पास से वापस आ गया। तो नाउ देयर इज अ बैलेंस बिटवीन डॉलर्स एंड रुपीस। ओके, अब ऐसा ही है इंपोर्ट सिचुएशन, ठीक है। 7B, same point, sterilization of RBI accounts against demand and supply shocks of foreign exchange, but this time instead of exports we have imports. शुरुआत से करते हैं शुरू। आरबीआई, जनरल पब्लिक, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट इस बार रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमने गुड्स खरीदे तो हमने क्या किया, इंपोर्ट किया। अब हम जब इसको इंपोर्ट करेंगे तो हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पेमेंट करना पड़ेगा। क्या ये पेमेंट हम उनकी करेंसी में कर पाएंगे डायरेक्टली? नहीं, हमारे पास तो रुपीस है, वो किस में मांग रहे हैं, डॉलर्स में मांग रहे हैं। तो हम ये रुपीस पहले किसको देंगे, आरबीआई को देंगे। आरबीआई इसको कन्वर्ट किस में करेगा, डॉलर्स में, फॉरेन एक्सचेंज में, और वो सामने वाली कंट्री को पेमेंट कर देगा। अब ये सिचुएशन से, ये ट्रांजैक्शन से आरबीआई के पास रुपीस बढ़ गए, रुपीस का पलड़ा भारी हो गया ऑन योर स्क्रीन, और डॉलर का पलड़ा हल्का हो गया। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इसको वापस हमें बैलेंस में लाना पड़ेगा। तो बैलेंस में लाने के लिए आरबीआई क्या करेगा, बाहर का चीज कंट्रोल में नहीं है, अंदर के लोग तो कंट्रोल में है। तो अंदर के लोगों से, अपने देश के सिटीजन से हम क्या खरीदेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और उसके सामने हम रुपीस पब्लिक को पे कर देंगे। तो जो रुपीस का पलड़ा पहले भारी हो गया था, अब वो पब्लिक को देने के बाद क्या हो गया, हल्का। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर इज अ बैलेंस नाउ बिटवीन द डॉलर्स एंड रुपीस। ठीक है, इंपोर्ट सिचुएशन एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट। ओके, 3 पार्टीज, आरबीआई, पब्लिक एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमने क्या किया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट किए गुड्स, तो हमें पेमेंट करना था। पेमेंट हमारे पास रुपीस में था, तो वो हम पहले किसको देंगे, आरबीआई को। आरबीआई रुपीस को किस में कन्वर्ट करेगा, फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करेगा। फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करने के बाद आरबीआई की पोजीशन क्या हुई, रुपीस बढ़ गए, फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए अब वो क्या करेंगे, पब्लिक से परचेज करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और पब्लिक को पैसा वापस देंगे। जिससे क्या हो गया, जो रुपीस बढ़ गया था वो रुपीस अब वापस कंट्रोल में आ गया। एंड नाउ देयर इज अ बैलेंस बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज दैट इज डॉलर्स एंड आवर करेंसी दैट इज रुपीस। ठीक है, फाइन। A lot of technical aspects we have covered today. ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक सीमित रखते हैं। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।